नावल्स की दुनिया का सबसे बेहतरीन नावल मसहफ अज़ निमरहा हमद। किस्त नंबर 1। सुनहरी सुबह भीग रही थी जब वो सुस्त रवि से चलती हुई बस स्टॉप तक पहुंची। कंधे पर बेग लटकाई, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरे पे ढेरों बेजारी लिए वो बेंच के करीब आई जहां बैठकर वो रोज 10 मिनट बस का इंतजार करती थी। इसने बेग एक तरफ रखा और बेंच पे बैठ गई। फिर एक हाथ से जमाई रोकते दूसरे से बोतल खोलकर लबों से लगांगरम आजकल बढ़ती जा रही थी। सुबह ही सुबह इसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा, वो घूंट भरती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पे भी वही उकताहट के तासुरात थे, जैसे दुनिया भर से खफा हो। सुनहरी पेशानी पे मुस्तकिल परे बिल और कांच सी खूबसूरत भूरी सुनहरी आंखों में छाई खफगी कुछ था इसमें जो इसे सारे में यकता बनाता था। लंबे करते और जीन्स में मलबूस रस्सी की मानिंद दोपट्टा मफलर के अंदाज में गर्दन से लपेटे टांग पे टांग रखे वो पांव झलती तनकीदी निगाहों से उधर उधर देख रही थी। और तब ही इसे एहसास हुआ कि वो सियाफाम लड़की आज भी बेंच पे इसके साथ बैठी है। उन दोनों के दरमियान इसका बेग पड़ा था और इस वक्त वो सियाफाम लड़की से झुकाए निगाह तिरछी किए इसके बेग को देख रही थी, जहां जगह जगह चाक और वाइटनर से इसने अपना नाम लिखा हुआ था, महमिल इब्राहिम, महमिल इब्राहिम। आला तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी ही उसके बेग को देखती थी, मगर महमिल के तो रोज के 10 मिनट इस सियाफाम लड़की का जायजा लेते ही गुजरते थे। वो भी अजीब पुरअसरार किरदार थी। यहाँ इस्लामाबाद में सियाफाम नजर आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थी। सर पे रुमाल बांध कर गर्दन के पीछे गिरा लगाती और नीचे ओवरकोट, मोटे होंठ, सिया रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी उनमें कि महमिल कभी उन आंखों में देख नहीं पाई थी, हमेशा नजर चरा जाती। शायद 1.5 महीना कबल वो इसे अपने मखसूस औकात में स्टैंड पे देखती थी और उन 1.5 माह में उनका अंदाज हमेशा यकसा रहा था। कमर सीधी रखे, अलर्ट सी बेंच बैठी, खामोशी से सामने सीट में देखती। वो बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर उसकी वो पर असरार किताब, जिसका सिया सरवरक बिल्कुल खाली था, उसकी गोद में धरी होती और किताब काफ किनारों पर उसके सिया हाथ मजबूती से जमे होते। इसके अंदाज से कुछ खास झलकता था, किताब की हिफाजत का एहसास, फिर उसके बेशकीमत होने का। किताब बॉलिश्ड भर मोटी ते सफ़ोहे के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई कदीम किताब हो, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, कोई कदीम राज, कोई पुरअसरार कथा। वो जब भी इस पुरअसरार किताब को देखती यही सोचती, और आज जाने क्या हुआ, वो इस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो ही गई। शायद तजस्सुस आजिज कर रहा था। अलिफा, किसकुज़माक बात पूछ सकती हो? पूछो। सियाफाम लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे महमिल का चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, मेरी जिंदगी की कहानी। उचेव हैरत छुपा ना सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी लाइब्रेरी से। ये कुछ कुत्ता बूहे के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पे जमानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से सिया जल्द पे हाथ फेरते हुए कह रही थी। उसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गिर्द झाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया। फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर उधर रख दिया था। महमिल मुंह खोले इसी देख रही थी। मैं इसके बारे में मजीद जानना चाहती हूँ, क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का मुस्कुराई। तुम नए दौर की नई लड़की हो, इस कदीम जुबान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर यह है क्या इसमें लिखा किया है? वो तजस्सुस अब इसे बेचैन कर रहा था। मेरा माजी। इसी पिल हार्न बजा तो महमिल ने चौंक कर सामने सड़क पे आती बस को देखा। मेरा हाल? वो सियाफाम लड़की कह रही थी। महमिल बेग का स्ट्रैप पकड़े खड़ी हुई, इसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था और मेरा मुस्तकबिल भी, मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। वो बस की तरफ देखते मुइज़्ज़त खाहाना अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा भी जिक्र है? महमिल वो उल्टे पांव मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शशदर रह गई थी। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दो अलकन में, तो इसे तुम्हें तभी दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, सब लिखा है। बस का तेज हार्न फिर से बजा तो वो कुछ कहे बना तेजी से इस तरफ लब की रात पिकर कर ऊपर चढ़ते इसने पिल भर को पलट के देखा था। वो सियाफाम लड़क इसी तरह मुस्करा रही थी। पुरअसरार मानी खेज मुस्कुराहट। महमिल को एकदम इससे बहुत डर लगा था।
कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अबू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते इसे रोज 3:30 हो जाती थी। गेट उबूर करके पोर्च में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थीं। दिल करा के रहगागेर में गाड़ियों के बावजूद बसों पे धक्के खाने पर मजबूर थी। हम चचू के रहा मुकरम पर पलने वाले यतीमों के नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउनिज में खामोश दोपहर उतरी थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान उसके सबसे बड़े ताया इस वक्त तक ऑफिस से लूट आए त्यावर उनकी कच्ची नींद के बाइस पूरे घर को हुक्म होता कि पता भी ना खड़के वरना वो डिस्टर्ब होंगी। बज़ाहिर पूरे घर को और दर हकीकत महमिल और मसर्रत को सुनाया जाता थे। और आखिर में जब आगा जान की बेगम महताब ताई उन अल्फाज का इजाफा करती और मसर्रत अपनी बेटी को समझा देना जब लूर लूर शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आती हुए मैं गेट आराम से खोला करिए। आगा साहिब की नींद खराब होती है, अब मैं कुछ कहूंगी तो इसे बुरा लगेगा। भर की तो जुबान है इसका, छोटे का कोई लिहाज ना बड़े का अदब। इस्तग़फ़र अल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ी हैं, उनके तो अंदाज ऐसे ना निकले जैसे महमिल के वगैरह वगैरह। तो इसे तो आग ही लग जाती थी। हर रोज दरवाज़ा खोलते हुए यही फिक्रा समात में गूंजता तो चिढ़ने के बावजूद दरवाज़ा आहिस्ता बंद करती। किचन की तरफ आई तो संक में जेती बर्तनों का लेर लगा हुआ थे। नागवार से ना चढ़ाए इसने बेग स्लीप पे रखा और हाट पाट की तरफ बुढ़े। सुबह नाश्ते के बाद अब तक कुछ भी नहीं खाया था और अब जोरों की भूख लगी थी। हाथ पाट खोला तो वो खाली था। रुमाल पे रोटी के चंद जर्रे बिखरे थे। इसने फरीज खोलना चाहा तो वो लाकित ते महताब ताई उसके आने से कबल फरीज लाक कर देती थे। मुसरुत दिल करा के रहगागेर में गाड़ियों के बावजूद बसों पे धक्के खाने पर मजबूर थी। हम चचू के रहा मुकरम पर पलने वाले यतीमों के नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पे तरस खाती वो अंदर आई थी। लाउनिज में खामोश दोपहर उतरी थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान उसके सबसे बड़े ताया इस वक्त तक ऑफिस से लूट आए त्यावर उनकी कच्ची नींद के बाइस पूरे घर को हुक्म होता कि पता भी ना खड़के वरना वो डिस्टर्ब होंगी। बज़ाहिर पूरे घर को और दर हकीकत महमिल और मसर्रत को सुनाया जाता थे। और आखिर में जब आगा जान की बेगम महताब ताई उन अल्फाज का इजाफा करती और मसर्रत अपनी बेटी को समझा देना जब लूर लूर शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आती हुए मैं गेट आराम से खोला करिए। आगा साहिब की नींद खराब होती है, अब मैं कुछ कहूंगी तो इसे बुरा लगेगा। भर की तो जुबान है इसका, छोटे का कोई लिहाज ना बड़े का अदब। इस्तग़फ़र अल्लाह, हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ी हैं, उनके तो अंदाज ऐसे ना निकले जैसे महमिल के वगैरह वगैरह। तो इसे तो आग ही लग जाती थी। हर रोज दरवाज़ा खोलते हुए यही फिक्रा समात में गूंजता तो चिढ़ने के बावजूद दरवाज़ा आहिस्ता बंद करती। किचन की तरफ आई तो संक में जेती बर्तनों का लेर लगा हुआ थे। नागवार से ना चढ़ाए इसने बेग स्लीप पे रखा और हाट पाट की तरफ बुढ़े। सुबह नाश्ते के बाद अब तक कुछ भी नहीं खाया था और अब जोरों की भूख लगी थी। हाथ पाट खोला तो वो खाली था। रुमाल पे रोटी के चंद जर्रे बिखरे थे। इसने फरीज खोलना चाहा तो वो लाकित ते महताब ताई उसके आने से कबल फरीज लाक कर देती थे। मुसरुत दिमाग खराब है उनका, पैदाइशी मसला ही अब को नहीं पता। इसने बेजारी से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पर रख दिया, मगर हुआ क्या है, उनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर बैर बाहर से खाना लाई हो फरीज में, और फिर खुद ही खामोश हो गई। आपके लिए लाई हूं, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी है। तुम क्यों? मैं जानती हूं तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराएं तो महमिल ने लम्हा भर को मां को देखा। सादा घिसे हुए काटन के जूड़े में सफ़ेद हुए बाल और झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली इसकी थकी थकी बेज़रर सी माँ, जो वाकई इस आलीशान कोठी की मालिकन होते हुए भी मुलाजमा लगती है। दिल बुरा मत किया करो महमिल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है उन लोगों पर। अम्मा बाहर ताई महताब के बहलने की आवाज़ बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है। एहसान नहीं किया। मेरे बाप का घर हयासी अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियां, ये सब अब्बा ने खुद बनाया थे। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं रहे महमिल, वो अब कहीं भी नहीं आओ हो, जैसे थक कर कह रही थी। और वो उन्हें देख कर रह पैर। इसने सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो चुका था और कबाब टिनडावा बेदिल्ली से लुकमे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज़्ज़त खाना खा कि वो कुछ देर ही सुई के ठा की आवाज़ के साथ कमरे काफ दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा के उठ गई। बाहर दीवार पर फुटबॉल मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी तेऊ बुरा सा मुंह बनाए जमाई रोकती अटिसिल पर पहने और बाल लपेटते दरवाज़ा खोला।
इसका और मसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हका स्टोर रूम था। बहुत छोटा ना बहुत बुरा। अरसा पहले इसे काट कबाड़ से खाली करवा के उन दोनों को उधर मुंतकिल कर दिया था। इसके साथ बाथ रूम नहीं था, इसलिए उन्हें लाउनिज से गुजर कर गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउनिज में नाइमा चाची के माज और मुईस फुटबॉल से खेलते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज़ नहीं है तुम लोगों को देख कर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन काफ खिले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नाइमा चाची फौरन मोड़े। अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम ही सुना है, ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं अब फोड़ूं मेरी मुर्जाबा की। डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना, वो भी महमिल थी सारे हिसाब। फौरन चुपका कर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गादेर नाइमा चाची बड़बड़ा के रह गईं। मुंह हाथ धोकर उसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेटकर ऊंचे किए और पोनी बांधे। बहुत ऊंची सी भूरी पोनीटेल इस पर बहुत अच्छी लगती तेऊ जरा भी। ये ठंडा बेलज्जत खाना खा के वो कुछ देर ही सुई के ठा की आवाज के साथ कमरे काफ दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा के उठ गई। बाहर दीवार पर फुटबॉल मारने की आवाजें बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी तेऊ बुरा सा मुंह बनाए, जमाई रोकती अटिसिल पर पहने और बाल लपेटते दरवाज़ा खोला। इसका और मसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हका स्टोर रूम था। बहुत छोटा ना बहुत बुरा। अरसा पहले इसे काट कबाड़ से खाली करवा के उन दोनों को उधर मुंतकिल कर दिया था। इसके साथ बाथ रूम नहीं था, इसलिए उन्हें लाउनिज से गुजर कर गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउनिज में नाइमा चाची के माज और मुईस फुटबॉल से खेलते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज़ नहीं है तुम लोगों को देख कर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन काफ खिले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नाइमा चाची फौरन मोड़े। अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम ही सुना है, ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं अब फोड़ूं मेरी मुर्जाबा की। डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना, वो भी महमिल थी सारे हिसाब। फौरन चुपका कर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गादेर नाइमा चाची बड़बड़ा के रह गईं। मुंह हाथ धोकर उसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेटकर ऊंचे किए और पोनी बांधे। बहुत ऊंची सी भूरी पोनीटेल इस पर बहुत अच्छी लगती तेऊ जरा भी। ये ठंडा बेलज्जत खाना खा के वो कुछ देर ही सुई के ठा की आवाज के साथ कमरे काफ दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा के उठ गई। बाहर दीवार पर फुटबॉल मारने की आवाजें बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी तेऊ बुरा सा मुंह बनाए, जमाई रोकती अटिसिल पर पहने और बाल लपेटते दरवाज़ा खोला। इसका और मसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हका स्टोर रूम था। बहुत छोटा ना बहुत बुरा। अरसा पहले इसे काट कबाड़ से खाली करवा के उन दोनों को उधर मुंतकिल कर दिया था। इसके साथ बाथ रूम नहीं था, इसलिए उन्हें लाउनिज से गुजर कर गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउनिज में नाइमा चाची के माज और मुईस फुटबॉल से खेलते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज़ नहीं है तुम लोगों को देख कर खेला करो, मैं सो रही थी। किचन काफ खिले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नाइमा चाची फौरन मोड़े। अब मेरे बच्चे खेले भी ना, तुम्हारा तो काम ही सुना है, ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं अब फोड़ूं मेरी मुर्जाबा की। डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना, वो भी महमिल थी सारे हिसाब। फौरन चुपका कर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गादेर नाइमा चाची बड़बड़ा के रह गईं। मुंह हाथ धोकर उसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेटकर ऊंचे किए और पोनी बांधे। बहुत ऊंची सी भूरी पोनीटेल इस पर बहुत अच्छी लगती तेऊ जरा भी। कोकाहली के वो ताने मिलते। इस सारे किस्से से बचने के लिए महमिल ने कभी उन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी, मगर फिज चाची की ये मीठी जुबान ही ठीक थी। वो कभी उनको पलट के जवाब दे सकी, ना ही कुछ जता सकी, वो मौका ही ना देती। लाओ लाओ जल्दे लाओ, दोनों माँ बेटी लगती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई अब कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती, कम से कम अब को हम माँ बेटी पर चिल्लाना तो नहीं पड़ेगा। वह तेजी से कहकर ट्राली छोड़कर वापस गई। सब बातें छोड़कर इस तरफ देखने लगे थे। आसान करने का तो जमाना ही नहीं रहा। ताई ने ट्राली अपनी तरफ खींची। इवे करीम निगाहें चराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो किचन की तरफ वापस आई तो फवाद तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई, आखिरी सीढ़ी पर उतरते मसरूफ से अंदाज में कहते वो कलाई पर घड़ी बांध रहा था। स्नैक्स रख आई हूँ, चाय लाती हूँ। वो ज्यादा गौर से सुने बगैर निकल गा। महमल ने लम्हा भर को रुक के इसे जाते देखा।
वो महताब ताई का बुरा बेटा तेहनान वसीम उसके बाद थी और सिदरा महरीन सबसे छोटी थी। फवाद आगा जान के ऑफिस जाता था। ऊंचा लंबा खुश शक्ल तो था ही, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक दमक से मजीद पुरकशिश और हैंडसम लगता थे। खानदान का सबसे हैंडसम और पॉपुलर लड़का, जिसपे हर लड़की का दिल और लड़की की माँ की नज़र थी। निदा और सामिया हो या नाइमा चाची की मगरूर नखल आरजू, सब फवाद के आगे पीछे फिरते। रजिया फूफो तो अपनी इकलौती फ़ायका के लिए कभी फवाद को डिनर पर बिला रही होती तो कभी फ़ायका अंडों का हलवा बना के ला रही ही। फवाद मीठा शौक से खाता था, सो ये लड़कियां माओं के बनाए को अपना कहकर बहुत शौक से पेश करती थीं, मगर वो भी सदा का बेनियाज था। अपनी अहमियत का एहसास था कि बेजारी और उतराहट कम ना होती थी, वरना हन्नान तो बमुश्किल FA करके दुबई ऐसा गया कि ना तो फिर खत पत्तर भेजा, ना फूटी कौड़ी घर भेजी। तालीमी रिकॉर्ड इसका इतना बुरा था कि ताई कुड़ती रहती थी, मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगा करीम का हर जगह सर शर्म से झुकाया था। नालायक निकम्मा, FA में 2 बार फेल होकर पढ़ाई छोड़कर आवारा गर्दी में मशगूल, सिगरेट का आदी। और कहने वाले तो दबे लफ्ज़ों के अभी दतितेक का उन गलियों का भी पुराना शनासा है जहाँ दिन सोते और रातें जागती है। वो सर झटक कर किचन में आई तो मसरत जल्दी जल्दी कपड़े से स्लीप साफ कर रही। तेआन की प्याली में आधा कप चाय पड़ी। तेआन से कुछ कहना बेकार था, इसने ट्रे उठा ली। लाम में फिज़ा चाची के साथ वाली कुर्सी पर फवाद बैठा। तेओ इसे मुस्करा काफ बैत तवज्जो से कुछ बता रही थे, आवर वो लापरवाही से सुन रहा था। महमिल इसके कप में चाय उंडेल ही रही थी कि वो कह उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाल। वो पंजों के बिल घास पे बैठी सबको चाय उठाकर दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फिज़ा चाची बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुई। यूं ही कुछ वीक लिव्स करने की कोशिश कर रहा हूं। इतने तो स्मार्ट हो और क्या लिव्स करोगे? आरजू इसी पिल सामने वाली कुर्सी पे आ बैठी थी और मेरी चाय में आधा चम्मच चीनी महमे। वो फवाद के बिल्कुल सामने टांग पर टांग चढ़ा के बैठी थी। चुस्त सा सफ़ेद ट्राउज़र और ऊपर कदरे खिले गिले वाली रेड शॉर्ट शर्ट, कंधे ओहे तक स्टेप में कटे बाल और गंदुमी आम सा चेहरा, जिसको बहुत मेहनत से इसने कदरे पर कशिश बनाया था, मगर पुतली कमान सी आई बरू इसको बहुत शातिर दिखाती थी। फुट तो रखना पड़ता है खुद को। महमल, ये कबाब पकड़ना। फवाद ने हाथ बढ़ाकर कहा तो महमिल ने फौरन कबाब की प्लेट उठाकर दीनी चाहिए और देते देते इसकी उंगलियां फवाद के हाथ से मिस हुईं। वो चौंका तो घबरा कर महमिल ने प्लेट चवलदवा गिर जाती अगर वो थाम नालता। महमिल ने फौरन हाथ खींच लो, प्लेट पकड़े, टुक टुक इसे देख रहा था, चौंक कर सब भूल कर, जैसे इसे पहली दफा देखा। होप्स लम्हे भर का अमल तेआस ने रुख फेर ला तो वो भी दूसरी जानिब मुतवज्जे हो गया। फिज़ा चाची और आरजू किसी और जानिब मुतवज्जे थे। किस ने भी वो लम्हा महसूस नहीं किया था जो आकर गुजर भी चुका था, और फवाद वो वक्फे वक्फे से इस पर एक निगाह डालता था जो पंजों काफ बिल घास पर बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। जरा सा सर को झुकाती तो भूरी पोनी टेल और ऊंची लगत सर उठाती, पोनी भी साथ ही झूलती, और वो कांच सी सुनहरी आंखें। उन सारी लड़कियों के पास इस जैसा कुछ भी न था। वो चाय के सप लेता खामोशी से इसे देखता रहा। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती थी, फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई, जहां मसरत फुर्ती से कटिंग बोर्ड पर ब्याज टिमर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कोई नहीं था और सारा फैलावा यकीनन उन्हें को समेटना था। अम्मा, ये ताई अम्मा और चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती है? वो ये सब देख कर हौल गई थी। तो हमारा घर है बेटा, ये कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं हैं उनकी खिदमत करते करते? नहीं थकन कैसी, वो अब झक कर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं क्या बनाना है, मैं कुछ करवा दूं। बिरयानी तो बनानी ही। हिबाक महताब भाभी से पूछती हुआवर इस वक्त महताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना अब शुरू भी कर दो मसरत, रोज देर हो जाती है। मसरत चूल्हा जलाते फौरन प्लच, भाभी बस शुरू कर रही हूँ। अब बताए वसीम बेटा बिरयानी का कह गया था, साथ किया बनाऊं? वो दोपट्टे से हाथ पोंछते उनके सामने जाकर पूछने लगी। साथ ही मटर कीमा बना, 2 कबाब भी तो लेना, और दोपहर वाला अरवी गोश्त भी गर्म कर लेना, आलू का एक सालन भी बना लो, सलाद भी नहीं भूलना। जी, और मीठे में देख लो बेनियाजी और नखवत से गोया हु पुडिंग बना लो। डबल रोटी की केरावर एक उचकती नज़र इस पर डालकर पलट एक वक्त में देगचे भर भर कर अब 3-3 4-4 डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं है। वो कल सकती भी थी और हैरान भी होती थी। तुम खुद ही तो कहती हो वो हमारा माल हराम तरीके से खाते, आओ पैर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा? उनके लहजे में बरसों की थकन थी और कहकर वो फिर से कटिंग बोर्ड पर झक गई।
वो बिल्कुल चुप सी पगवा गई क्यों यहाँ देगचे एक वक्त के खाने में ख़त्म हो जाते थे। इसने तो कभी इस पहलू पर सोचा ही नहीं था और अम्मा भी उनके हर जुल्म और ज़्यादती से आगाह थीं, फिर भी चुपचाप सहे जाती थीं। हमारा माल दिल में एक कांटा सा चबे। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदादें, बैंक बैलेंस, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम, ये राजा बाजार में कपड़ों की एक दुकान चिल्लाते थे। गफरान चाचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे और आरजू के वालिद असद चाचा वो तो वसीम की तरह थे, बेरोजगार, निकम्मे, निखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चहलम के बाद वो अपने अपने किराए काफ मकान खाली करके बारी बारी यहाँ आन बसे। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आलीशान महल नुमा कोठी थी। निचली मंजिल पर आगा जान की फैमिली ने बसेरा जमाया, बालाई पर फिजा चाची ने और सबसे ऊपरी मंजिल पर असद चचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी ख़त्म न हुए। बात बेबात जगह की कमी का रोना रोया जाता, यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मसर्रत और महमिल को निकाल के स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि अगर मुझे पॉकेट मनी ना मिली तो मैं सिद्रा और महरीन के हर अच्छे और महंगे जोड़े को आग लगा दूंगी। और वो पहली दफ़ा इतनी जुनूनी होकर बोली थी कि मज़ीद 10 मिनट की बहस के बाद इसे इजाज़त मिल ही गई थी। और अभी जो अम्मा ने याद दिला दिया कि वो लोग उनका माल खाते हैं, तो वो ये सोचे बगैर ना रह सकी कि कुछ ऐसा ज़रूर है कि आगा जान इस 20 साल की लड़की से खाइफ आओ। अगर कभी वो अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़ी हो जाए तो क्या उनका केस इतना कमज़ोर है कि वो अदालत से अपने हक़ में फ़ैसला न करवा सकेंगे और उन्हें हर चीज़ महमिल के हवाले करनी पड़ेगी? और क्या वो 20 साला लड़की इतनी बाहिम्मत है कि वो उन सब को, उन शतरंज के इतने माहिर और चालबाज खिलाड़ियों को अपनी उंगलियों पे नचा सके? जवाब एक ज़ोरदार नहीं थे। वो कभी भी उनका खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर कभी उसके हाथ उनकी कोई कमज़ोरी लग जाए, कोई दुखती रग जिसे दबाकर वो अपने सारे हिसाब चुकता कर सके, तो कितना मज़ा आए। मगर ऐसी क्या दुखती रग हो सकती थी उनकी? बात सुनो। मेहताब ताई ने फिर से किचन में झांका तो वो अपने ख्यालात की बहकी रूह से चौंकी। फवाद कह रहा है मीठे में चॉकलेट सोफले होना चाहिए, यूं करो अभी साथ साथ शुरू कर दो, और हाँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत अरसे बाद मेरे बेटे ने किसी खास मीठे की फरमाइश की ही। बेहत मान और फिजर और तंबीह भरे अंदाज में कहकर वो बलत गावर महमिल के जहन की भटकती रूह इसी एक नुक्ते पे मंजमंद हो गई। मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो आगा जान और मेहताब ताई की कमजोरी, दुखती रग और तलब का पता सब कुछ फवाद ही था। और अगर दुखती रग उसकी उंगली तले आ जाए तो महमिल, ये आलू काट दो, वमरा ख्याल है आलू अंडे का सालन भी बना लेते हैं, सब शौक से खाते हैं। हो, वो सोच में गुम उनके करीब आई और आलू छीलने लगी। मसर्रत ने बिरयानी का मसाला बनाया, कीमा मटर भी पकने के करीब थे। महमल ने शामी कबाब तले, फिर आलू अंडे का सालन, सलाद, रायता सब बना चुकी तो मसर्रत रोटी पकाने लगी। फवाद के लिए सुफले बनाकर फरीज में रख दिया था ना। जी अम्मा, आप फिक्र ही ना कर, मुस्करा कर बोला सी शाम ला में। फवाद का खुद को चौंक कर देखना और लम्हे भर को मबहूत होना याद आया थे। जो गलती खानदान की सारी लड़कियां करती थी वो महमिल को नहीं दोहरानी थी, इसे अपनी अहमियत नहीं गिनवानी थी। इसने फैसला कर लिया था। जरा देर को वो हाथ रोक कर मसर्रत से नज़र बचाकर बाहर लाउंज में गई, जहां तमाम लड़कियां इस वक्त बैठी टीवी देख रही थीं। आरजू इसी चुस्त लिबास में टांग पर टांग रखे बैठी थी। फवाद की बहनें सिद्रा और महरीन भी पास ही थे। सुद्रा 24 बरस की बहुत आम शक्ल की लड़की थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए खूब सारा मेकअप और ज्वेलरी, घर में भी जेब तंग किए रुके सा, बालों में गोल्डन स्ट्रेकिंग भी करा रखी थी, फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। 23 साला महरीन का अलबत्ता कद छोटा था, काफी छोटा, और बाल बेहद गिना गिरालियू। सारा दिन अपने बाल सीधे करने, आकद लंबा करने के टोटके आजमाती रहती। फिजा चची की निदा और सामिया में से निदा बड़ी थी और सामिया छूटी, मगर सामिया अपने बेहद लंबे कद के बाइस बड़ी लगती ते। मेहर उससे इसी बाइस खार खाती थी और सामिया भी अपनी माँ की तरह मीठी मीठी बातों से सारा दिन मोहरें को मजीद एहसास दिलाती रहती। निदा शक्ल की जरा अच्छी थी, सांवली रंगत पर बड़ी बड़ी आंखें इसे कदरे मुमताज बनाती थी और तभी आरजू इसे नापसंद करत थी। शायद वो जानती थी फवाद के लिए इसके मुकाबले पे सामिया कमजोर, जबकि निदा एक मजबूत उम्मीदवार थी। फवाद की बहनें सिद्रा और महरीन तो BA करके ही पढ़ाई छोड़ चुकी थी, जबकि 22 साला सामिया, 23 साला निदा BA करने कॉलेज और 68 साला आरजू मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी। आरजू मारकर पास होने वालों में से थी और उसकी यूनिवर्सिटी पहुंच जाने की वजह आगा जान की सिफारिशें सिद्रा और महरीन के वक्त भी काम आ जाती, अगर जो उन्हें पढ़ने का रत्ती भर भी शौक
होताबाद सियास ने बज़ाहिर उजलत में सबको मुखातिब कारआत खाने के लिए सोफले बनाना है, अब लोगों में से कोई हेल्प कराएगा नहीं। आरजू ने रिमोट से चैनल बदलते इसे देखना गवारा नहीं किया। निदा अपने नाखूनों पर क्यूटिक्स रिगर रही थी, लंबी सी सामिया फौरन फ़ोन की तरफ मुतवज्जे हो। गुमहरे ने चेहरे के आगे रिसाला कर लिया और सिदरा बहुत इन्हिमाक से इसी वक्त टीवी देखने लगी। चलें फाइन, वो वापस किचन में आ गई। डाइनिंग हिल में रोज़ की तरह खाना खाया गया। महमिल हमेशा की तरह सबसे आखिरी कुर्सी पर बैठी थी, जा आगा जान की सरबराही कुर्सी के बिल्कुल सीध में तेमुसरुत इधर उधर चीज़ें पिकरात फिर रही थी। मीठा ले आओ। खाना खत्म करके महताब ताई ने महमिल को इशारा करके कहा। मिसरुत अभी झूठे बर्तन उठाकर किचन में गई थी। मीठा तो आज नहीं बनावा, बहुत इत्मीनान से बआवाज़ बुलंद बोली तो सब चौंक कर इसे देखने लगे। मगर फवाद ने उलझ कर माँ को देखा। मैंने कहा था कि चॉकलेट सोफले बनाना है। महमिल, ये क्या बदतमीज़ी है? ताई अम्मा ने घर का बदतमीज़ी। फवाद भाई, आप ये खाने की डिशेस गिने। बिरयानी, मटर कीमा, अरवी दोश्त, आलू कबाब, सलाद, रायता, ज़रा गिन कर देखें। ये सब अम्मा ने अकेले बनाया है। मेरे उग्जामज़ हो रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं था कि बनाती। आपकी उन बहनों से कहा भी कि फवाद के लिए सोफले बनाना है, हेल्प करवा दो, मगर सब ने इनकार कर दिया। अब इतना सारा करना और ऊपर से मीठा बनाना हमारे बस से बाहर था। सॉरी, मैं कल बना दूंगी, या मेरी माँ की थकन से भिड़ कर आपके लिए टेस्ट ज़रूरी है तो मैं उन्हें कह देती हूँ। अम्मा अम्मा, इसने आवाज़ लगा और जहाँ लालकियाँ बेचीनी से पहलू बदल रही थी और महताब ताई कुछ सख्ती से कहने ही लगी थी कि वो कह उठा। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैंने ख्याल नहीं किया कि तुम्हारे आगुजाम्स हैं। और मम्मी, इसने माँ को तनब्बोई नज़र से देखा। किचन का काम सिर्फ महमिल और मसर्रत चची की जिम्मेदारी नहीं है, अब सारी नवाबजादियों को भी कहा करे, हाथ तो बट सकती हैं ये। हाँ तो करती तो है। हाँ ठीक है। आगा जान ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बात खत्म करना चाहा। जवान बेटा जो उनसे ऊंचा था, उसकी बात के आगे उन्हें अपनी बात कमज़ोर लग रही थी। महताब ही था और ये तो महमिल का दिल ही जानता था कि वो कमरा तो अब्बा ने बनवाया ही उसके लिए था। मगर सियाफाम लड़की इसी खामोशी से सामने देख रही थी। वो बूढ़ होने लगी तो उधर उधर गर्दन घुमाई। सिया किताब देखकर कल का वाकया याद आया। ये किताब कब मिली थी आपको? बगैर तमहीद के अचानक सवाल। इस लड़की ने इत्मीनान से गर्दन उसकी तरफ मोड़ी। 2 साल पहले। ये किसने आपके लिए खुसूसन छोड़ी थी? है कोई? वो जरा सा मुस्कुराई, मोटी आंखों की चमक और बढ़ गई। आपको अच्छा लगता है? इसने गौर से इस चमक को देखा। बहुत ज्यादा। आप इसे काफी जानती थीं? मेरा मतलब है, ये तो सदियों पुरानी किताब है। बस मैं जानती हूँ। और ये किताब, ये आपको आपका माजी हाल मुस्तकबिल कैसे दिखाती है? इसमें सब लिखा है, गुज़रे वाक़यात और वो जो मेरे साथ पेश आने वाला है, और मुझे ऐसे मौके पर क्या करना है, सब लिखा है। महमिल का दिल जोर से धड़का। वो सियाफाम लड़की इसे बहुत अजीब बात बता रही थी, जाने कैसे पर असरार भेद भरी किताब थी वो। आपको इससे कितना फ़ायदा होता है? जितना तुम्हारी सोच से भी ऊपर है। तो आपके तो बहुत मज़े होंगे, आप इसको पढ़कर सब जान जाती होंगी। हाँ, मगर इसमें कुछ अमल आओ पहली वो परफॉर्म करने होते हैं, फिर हर चीज़ वैसे ही होती है जैसे इसमें लिखा आता है। अमल? अमलियात? वो चौंक की अंदर कोई अलार्म सा बजा। ये तो कोई सिफली इल्म की माहिर बैठी है, इसे थोड़ा एहतराज बरतना चाहिए। हाँ, सियाफाम लड़की मुस्कुराई। जो वो अमलियात कर ले, वो इस किताब के जरिए दुनिया पर राज करता है। सब लोग उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं और हर शी उसके लिए तस्खीर हो जाती है। सिर्फ मैं नहीं, अगर तुम भी इस किताब का खास इल्म सीखो तो तुम्हें इसके अल्फाज में अपना माजी हाल मुस्तकबिल नजर आने लगेगा। और उसके बाद वो सिहर ज़दा सी सवाल पे सवाल किए जा रही थी। इसके बाद तुम इस किताब को छोड़ नहीं सकती, तुम्हें अपनी जिंदगी इससे बांध कर ही गुजारनी होगी। और अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तुम तबाह हो जाओगी, तुम्हारी हर चीज़, हर मोहब्बत, सब तबाह हो आएगा। इसको लेकर तुम छोड़ नहीं सकती, ये सब इतना आसान नहीं है। महमिल घबरा कर उठ खड़ी हुई। मेरी बस इसी पिल बस करीब आती नजर आई, वो दौड़कर बस की तरफ जाने लगी। तुम एक दिन जरूर आओगी मेरे पास, सियाफाम लड़की मुस्कुराई थी। तुम एक दिन जरूर गिड़गिड़ा कर ये किताब मांगने आओगी। मैं जानती हूँ तुम लोगों की सताई हुई हो, तुम्हारा दिल जख्मी और हाथ खाली है, और जिस दिन ये दिल पूरी तरह टूट जाएगा मैं तुम्हें ये किताब दे दूंगी। जा, तुम्हारी बस आ गई है। जारी है।